जाओ इन तीनों गैस सिलेंडर में फुल गैस भरवा कर लाओ, तभी खाना बनेगा घर में, समझे? नहीं तो हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा आज। ठीक है मम्मी, तीनों गैस सिलेंडर में ठूस के गैस भरवा कर लाएंगे। हाँ जल्दी जाओ, खाना बनाना है। चलो चिंटू और चिंकी गैस भरवाने चलते हैं। हाँ चलो बाबू, बिना गैस भरवाए मत आना घर में, नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगी। ठीक है मम्मी, गैस भरवा के ही लाएंगे। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले कान खोल कर सुनो। अब किसी को गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब चूल्हे पर खाना बनाओ और खाओ। सुनो सुनो सुनो, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा अब। अरे वो देखो, गैस भरने वाला बोल रहा है अब किसी को गैस नहीं मिलेगा। दौड़ के चलो उससे पूछते हैं पास चलकर। अरे वो गैस भरने वाला आदमी, रुको, हम आ रहे हैं गैस भरवाने के लिए। अरे वो तीनों लड़के गैस सिलेंडर लेकर आ रहे हैं गैस भरवाने के लिए, लेकिन मेरे पास तो इस बड़े गैस सिलेंडर में गैस ही नहीं है। वहीं रुके रहना गैस वाला आदमी, नहीं तो पीट दूंगा, भागना मत। अरे वो लड़कों, मेरे पास मत आओ, गैस अब नहीं मिलेगा, जाकर चूल्हे पर खाना बनाओ। रुके रहना, हम आ रहे हैं। अरे अब क्या करूं, वो लड़के तो रुक ही नहीं रहे हैं। चलो गैस वाला आदमी, हमारे तीनों गैस सिलेंडर में ठूस के गैस भर दो। जाकर चूल्हे पर खाना बनाओ, अब किसी को गैस नहीं मिलेगा। थोड़ा सा गैस दे दो, हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना है, हम सब बहुत भूखे हैं। भूखे हो तो मैं क्या करूं? जाके चूल्हे पर खाना बनाओ, मैं जा रहा हूं। अरे रुक जा बे कमीना गैस वाला। गैस वाला तो चला गया, अब क्या करे बाबू? मम्मी मम्मी, जल्दी बिरयानी लाओ ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे मुर्गा का बिरयानी खाना है। बस थोड़ी देर और रुक जा बाबू, बिरयानी पक रहा है। जल्दी पकाओ बिरयानी मम्मी, उसे खाकर फिर से जाऊंगा मुर्गा पकड़ने। अभी वो मुर्गा बचा हुआ है, उसे भी पकाएंगे रात में। इस मुर्गा को चिकन तंदूरी बनाएंगे मम्मी रात में। हम कहाँ जा रहे हैं बाबू इन खाली गैस सिलेंडरों को लेकर? चलो किसी के घर में चलते हैं, इन खाली गैस सिलेंडर को वहाँ रखकर भरे हुए गैस को लेकर भाग जाएंगे। लेकिन किसके घर में भरा हुआ गैस सिलेंडर है? अरे वाह वाह, कहीं से तो बिरयानी की खुशबू आ रही है। जरूर किसी के घर में बिरयानी पक रहा है। हाँ, बिरयानी की महक तो मुझे भी आ रही है, जरूर उस घर में से आ रही है महक। तो चलो उस घर में देखते हैं चलकर, जरूर उस घर में गैस पर खाना बन रहा है। और कितना समय लगेगा मम्मी मुर्गा का बिरयानी बनने में? बस 10 मिनट में बन जाएगा बिरयानी बाबू, तब तक वहीं बैठे रहो। अरे वहाँ देखो चिंकी और बाबू, वो बिल्ली गैस पर बिरयानी बना रही है। अब हम अपने खाली गैस सिलेंडर को वहाँ रखकर भरे हुए गैस को लेकर भाग जाएंगे। मैं तो बिरयानी लेकर भागूंगा। वहाँ पर इस बिल्ली का छोटा बाबू बैठा हुआ है। चिंकी तुम जाकर उसे डराओ, और जैसे ही ये बड़ी बिल्ली अपने बाबू को बचाने के लिए जाएगी, मैं और चिंटुआ खेल कर देंगे यहाँ। ठीक है, मैं जाती हूँ उस बिल्ली को डराने। ला 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 ला, आज खाऊंगा मुर्गा बिरयानी। पहले तू बिरयानी नहीं पिटाई खाएगा। अरे ये लड़की गैस सिलेंडर लेकर हमारे घर में कहाँ से आ गई? चल भाग जा लड़की यहाँ से, ये सिर्फ बिल्लियों का घर है, इंसानों का नहीं। जल्दी भागो मेरे घर में से। पहले मैं तुझे इस खाली गैस सिलेंडर से मारूंगी। क्या? मम्मी मम्मी जल्दी आओ। अरे मेरा बाबू क्यों चिल्लाने लगा? अब ये ले बिल्ली। मम्मी मैं आ रही हूँ बाबू, डरना मत। चिंटू वो बिल्ली चली गई किचन में से। अब जल्दी चल, बिरयानी और गैस सिलेंडर को लेकर भागते हैं। हाँ जल्दी चल बाबू, मैं आ रहा हूँ बिरयानी। क्या हुआ बाबू, तू चिल्ला क्यों रहा था? मम्मी ये चुड़ैल लड़की मुझे गैस सिलेंडर से मारने वाली थी। क्या? अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं चुड़ैल लड़की। बाबू और चिंटू बचाओ। अब मम्मी उस लड़की को छोड़ेगी नहीं, बहुत काटेगी उसे। चिंटू इस गैस सिलेंडर में तो लबालब गैस भरा हुआ है, तुम गैस सिलेंडर लेकर
बाबू। ये देख उठा लिया गैस सिलेंडर को, चल अब भाग चिंटुआ। For nearly half a century, the United States and Iran have been locked in a cycle of confrontation, a geopolitical chess match with global consequences. From the 1979 revolution to the present day, their relationship has been defined by mistrust, sanctions, and proxy conflicts. Now, as diplomatic channels flicker back to life, the world watches, holding its breath. A recent American ultimatum aimed at resolving the long-running nuclear dispute has been met, not with compliance, but with a bold and defiant counterproposal from Tehran. This isn't just a negotiation, it's a high-stakes declaration of Iran's terms for peace, setting the stage for a showdown that could reshape the Middle East. In a move that surprised many international observers, Washington laid out a strict set of conditions for lifting economic sanctions, primarily demanding severe limitations on Iran's nuclear enrichment capabilities and a complete halt to its ballistic missile program. The ultimatum was clear: capitulate or face continued isolation. However, Tehran's response was anything but submissive. In a televised address that echoed across the globe, a senior Iranian official firmly rejected the American terms, framing them as an infringement on national sovereignty. Instead of bowing to pressure, Iran presented its own comprehensive five-point plan, effectively flipping the script and putting the onus back on the United States. This audacious counteroffer wasn't just a rejection. It was a roadmap detailing what Iran views as the only viable path to de-escalation. At the heart of Iran's demands is a complete and verifiable end to what it calls America's economic and military aggression. This condition goes beyond lifting current sanctions. It calls for a permanent cessation of financial warfare and an end to U.S. military posturing in the region, including provocative drone surveillance near its borders. Tehran is essentially demanding a fundamental shift in American policy, from one of containment to one of coexistence. Secondly, Iran is seeking ironclad, internationally recognized guarantees against future military action, citing the U.S. withdrawal from the 2015 nuclear deal as a prime example of untrustworthiness. Tehran insists on a binding United Nations Security Council resolution that would make any future unilateral aggression a violation of international law. This isn't just about a treaty. It's about creating a legal fortress to protect itself from the whims of changing American administrations. The third condition delves into the painful history between the two nations, a demand for war reparations. Iranian officials point to decades of economic damage caused by U.S.-led sanctions and covert operations, arguing that a true reconciliation requires acknowledging and compensating for past grievances. This demand is perhaps the most contentious, as it seeks to hold Washington accountable for the long-term economic consequences of its foreign policy. Fourth, Iran has called for an end to American actions against what it terms the Resistance Front, its network of allied states and non-state actors across the Middle East, from Hezbollah in Lebanon to factions in Iraq and Yemen. From Iran's perspective, these groups are a defensive bulwark against U.S. and Israeli influence. Tehran is demanding that Washington cease its military operations and political interference against its regional partners, effectively asking the U.S. to recognize Iran's sphere of influence. Finally, Tehran's fifth and perhaps most strategically critical condition is the full recognition of its sovereignty over the Strait of Hormuz. As the gatekeeper to nearly a third of the world's seaborne oil, Iran is asserting its right to control this vital waterway without foreign military presence. This demand carries immense economic weight, as it would grant Iran significant leverage over global energy markets and challenge the long-standing U.S. role as the guarantor of maritime security in the Persian Gulf. The global reaction to Iran's audacious counterproposal has been a mix of apprehension and cautious intrigue. European allies, while wary of Tehran's bold stance, have urged for continued dialogue, hoping to salvage a diplomatic solution. Meanwhile, rival powers like Russia and China have offered tacit support for Iran's position, seeing it as a challenge to American global dominance. The immediate impact was felt in the markets, with oil prices surging amid fears of a prolonged standoff that could disrupt supply chains.
The two nations now find themselves at a critical juncture, their leaders locked in a tense stalemate. Will this bold gambit by Iran lead to a historic breakthrough, or will it push the region one step closer to a catastrophic conflict? The answer remains uncertain, hanging precariously in the balance.